ये D7 वीज़ा क्या बुला है। आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये D7 वीज़ा है क्या, कौन सी कैटेगरी है इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये लगवाना कैसे है, कौन सा कंट्री D7 वीज़ा देता है। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मुकम्मल हम डिस्कस करेंगे, यानी पुर्तगाल के हवाले से। और मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में सारी बातें डिटेल के साथ बताऊंगा। एंड आई होप कि वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो वीडियो सुनने के बाद अगर आपने पुर्तगाल का D7 वीज़ा लेना है और या नहीं लेना वो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आपने लेना है तो फिर आपके लिए यही वीडियो काफ़ी होगी। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब जो भी आपके माइंड में होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपने यूनान का D7 वीज़ा अप्लाई करना है तो आप इजीली कर सकेंगे, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सो पहले तो ये जो पुर्तगाल का D7 वीज़ा है, ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है और यहाँ इस पर आपको 5 साल का स्टे कर सकते हैं। इस वीज़े के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है एंड इस वीज़े के लिए आपको कोई भी बैरियर नहीं है। जस्ट एक कंडीशन है, वो अगर आप पूरी करते हैं या आपकी पूरी हो रही है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें एज की लिमिट कोई नहीं है, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। चाहे आपकी एज 70 साल है, 80 साल है, चाहे आप 40-50 साल के हैं, चाहे आप 10 साल के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा बैरियर एजुकेशन है, मतलब आपकी एजुकेशन है नहीं है, मास्टर है, बैचलर है, आप अनपढ़ हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड बैरियर आइलेट्स का, यानी कि यूरोप का जब भी हम कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें बैरियर्स देखने पड़ते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से हमें शरात पूरी करनी है। आइलेट्स की भी कोई शर्त नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पर पुर्तगीज़ बोली जाती है। एंड अगर आप लोगों को पुर्तगीज़ आती है नहीं आती, यानी लैंग्वेज का भी इशू नहीं है, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपना भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली का करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली का कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों को बुलाना चाहते हैं अपने बहन भाइयों को भी बुला सकते हैं। यानी कि ओपन है, कोई इसमें किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है। इस वीज़ा की सिर्फ एक शर्त है जो आप अगर पूरी कर लेते हैं तो आपका वीज़ा, यानी कि सिर्फ आपने 90 यूरो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवानी है एम्बेसी में तो आपका वीज़ा लग जाना है। तो दोस्तों वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले एंड वो एक शर्त जो है उसको प्रॉपर्ली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि वो कंडीशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, बिकॉज जब भी वीज़ा रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। एंड इसका बेस्ट वे जो है वो हमारा चैनल है एंड आप लोगों को भी पता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज कोई भी इसको आगे ना कीजिएगा एंड कोई भी स्टेप बीच में से मिस ना कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये D7 जो है ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पहले मतलब कितने अरसे का मिलेगा। फर्स्ट टाइम में आपको 4 माह का वीज़ा मिलेगा, विज़िट वीज़ा मिलेगा आपको पुर्तगाल का। जब आप अप्लाई करेंगे उनकी कंडीशंस को पूरा करते हुए तो इस पर आपको फिर आगे से वहीं पर 2 साल का स्टे मिल जाता है, यानी कि 4 माह के बाद ये 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। एंड जब आप 2 साल वहाँ पर गुजारते हैं तो फिर आगे से आप नेक्स्ट इसको फिर एक्सटेंड करवाने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 3 साल का आगे से मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा। यानी कि इन दिस वे ये 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। बात को ज़रा समझिएगा। तो 5 साल पुर्तगाल की जो पॉलिसी है वहाँ पर 5 साल रहने के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप PR अप्लाई करेंगे तो साल 6 माह में आपको उसका रिस्पांस मिल जाएगा। एंड अगर आपको PR मिल जाती है तो नेक्स्ट फिर आपने वहाँ की सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। एंड इन दिस वे यानी कि 6 साल के अंदर अंदर पुर्तगाल आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देता है, आपको पुर्तगाल की नेशनलिटी दे देता है, पासपोर्ट दे देता है एंड जिस पर आप पूरी दुनिया पर कहीं भी विज़िट कर सकते हैं। सो ये यूरोप का सबसे फास्ट मतलब जो पेपर बनाने वाला कंट्री है पुर्तगाल को समझा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर लोगों के पेपर क्लियर करता है। सो दोस्तों अगर आपने अप्लाई करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आगे आपने इसमें मतलब आप यूरोप के किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, नॉर्मली तौर पर जब हम यूरोप का कोई वीज़ा लेते हैं तो वो यहाँ तो ट्रांजिट वीज़ा होता है, यहाँ पर विज़िट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, शॉर्ट स्टे टर्म वीज़े होते हैं। बट ये अपनी नेचर का एक लॉन्ग स्टे टर्म वीज़ा, बिकॉज ये आगे से एक्सटेंड होना है।
इसमें 2 साल एक्सटेंड हो जाना है, 3 साल आगे एक्सटेंड हो जाना है, यानी कि ये 3 स्टेप्स में आप अगर इस पर काम करते हैं, वहाँ पर जाकर इसको एक्सटेंड कराते हैं, तो आप इसी विज़िट वीज़े पर 5 साल पुर्तगाल में रह सकते हैं, रहकर PR अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये मज़े की बात यह है कि पूरे यूरोप में कोई आपको D7 कोई कंट्री आपको D7 वीज़े की ऑफ़र नहीं करता है, जस्ट पुर्तगाल जो है वो आपको ऑफ़र करता है। एंड इसीलिए D7 जो वर्क वीज़ा है, इसको वर्क वीज़ा भी कहा जाता है क्योंकि आप इस पर काम कर सकते हैं। इसको रेजिडेंसी वीज़ा भी कहा जाता है, बिकॉज़ ये लोगों का जो इस वीज़े पर जो लोग जाते हैं तो पुर्तगाल उनका सेकंड होम बन जाता है। एंड इसको गोल्डन वीज़ा भी कह सकते हैं, बिकॉज़ ये आप इस वीज़े पर जाकर आप आगे सेटलमेंट भी हो सकते हैं। एंड इसको रिटायरमेंट वीज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद ये वीज़ा लेते हैं एंड रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर जाकर सेटलमेंट हो जाते हैं, बिकॉज़ एक अच्छा कंट्री है एंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी फ्रेंडली हैं। एंड इसके साथ ही जो लोग रिटायर होते हैं तो वो पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड वहीं पर जाकर सेटल हो जाते हैं। साथ में ये जो वीज़ा है, ये D7 वीज़ा, ये शेंजन वीज़ा है, मतलब आपने इस वीज़े पर जाना है तो आप यूरोप के अदर जो 26 कंट्रीज़ हैं वहाँ का विज़िट कर सकते हैं, उनमें भी जा सकते हैं। इन दिस वे ये शेंजन वीज़ा भी है। एंड नॉन शेंजन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो आपको शेंजन वीज़ा लगा हो तो एंट्री देते हैं, आप उन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। यानी कुल मिला के आप इस एक D7 वीज़ा पर 55 से अबव कंट्रीज़ का विज़िट कर सकते हैं पूरे यूरोप में। एंड आउट ऑफ यूरोप भी बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आपको शेंजन वीज़े पर एंट्री दे देते हैं। तो अब हम बात करेंगे D7 वीज़े के बारे में। D7 वीज़ा जो है ये फ़र्स्ट टाइम 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी यूँ कह लें कि ये 2007 में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था और अब कोविड के बाद दोबारा ओपन हो चुका है। तो इसमें कुछ नए अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यानी कि ये वीज़ा सबसे पहले आपका 4 माह का लगना है, ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। फिर आपका 2 साल के लिए एक्सटेंड होना है, फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड होना है, ठीक हो गया। एंड इसके लिए 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है। फर्स्ट, आपको पुर्तगाल का NTN बनवाना है, यानी कि पुर्तगाल का नेशनल जो टैक्स नंबर है वो आपने लेना। अब वो उसके मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर तो आप कर लें। एंड या फिर किसी को अपना अथॉरिटी लेटर बना कर दें, वो आपके बिहाफ पे आपका NTN अप्लाई कर दें, या फिर आप किसी लॉयर से मिलकर ये NTN जो है वो पुर्तगाल से अपना बनवा सकते हैं। सेकेंडली, आपको पुर्तगाल में एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, पैसे नहीं उसमें ट्रांसफ़र करने, जस्ट खुलवाना। वो भी आप मतलब ऑनलाइन या किसी को अथॉरिटी लेटर देकर, कोई भी आप सहूलत आपके पास ऑप्शन है, कोई भी आप फैसिलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब उस बैंक अकाउंट में जब आप पुर्तगाल में चले जाएंगे तब उसमें आपने अपने फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा कि उस ट्रांसफ़र का आपको फ़ायदा क्या होगा और ये आपने कब किस वक्त ट्रांसफ़र करना है। यानी स्टार्ट पे आपने पहले ही वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने, जस्ट आपने अकाउंट ओपन करवाना है। और इस वीज़े के आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? इस वीज़े के आपको बेनिफिट्स ये होंगे कि जब जैसे आप वहाँ पर जाते हैं तो अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपके चिल्ड्रन की, बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाएगी, आपको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। अगर आप मतलब टैक्स फ्री इनकम करवाना चाहते हैं वो हो जाएगा आपके साथ। इसके बाद आप शेंजन कंट्री का विज़िट कर सकेंगे। नॉन शेंजन कंट्री जो कि शेंजन वीज़े पर एंट्री देते हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस वीज़े के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। बट इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या है, ये किस बला का नाम है? तो चलिए इस पर थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ बड़े सादा वर्ड्स में। पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आपकी पर्सनली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, फिज़िकली आपकी इसमें कोई सपोर्ट नहीं होती, बल्कि ये आपको आपके किसी बिज़नेस की वजह से जिसमें आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होती। जैसे मतलब इनकम आप कह लेंगे, जो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती रहती है, तो जो पेंशन है की रकम है वो आप समझ लें कि ये पैसिव इनकम है। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको जो रेंट वगैरह उनकी प्रॉपर्टी का मिलता है, तो ये भी एक पैसिव इनकम है। इसके बाद आपने किसी कंपनी में आपने शेयर लगाए हुए हैं, वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट आता है, या बैंक में कोई रकम जमा करवाई हुई है अपने एसेट्स एंड उस पर आपको डिपॉजिट में फ़िक्स करवाई हुई है कोई रकम एंड उस पर जो आपको प्रॉफिट मिलता है, तो ये सारी की सारी पैसिव इनकम होती हैं। यानी कि आपको वो इनकम जो आपके बिज़नेस या जॉब की वजह से नहीं बल्कि दूसरे खातों से आ रही हो आपको, तो ये सारी इनकम जो है ये पैसिव इनकम होती है जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मतलब आप कहीं भी दुनिया में घूमें फिरें आपको वो पैसे आने ही आने हैं। जैसे रेंट हो गया, मतलब आपने अपनी कोई बिल्डिंग कोई प्लाजा रेंट पे चढ़ाया हुआ है तो आप बाउंड नहीं है ना वहाँ पर बैठ के किराया लेने के, महीने के बाद आपको किराया आ जाता है। पेंशन वाले भी बाउंड नहीं है,
हर महीने के बाद पेंशन उनकी अकाउंट्स में आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो इनकम्स होती हैं ये पैसिव इनकम्स हैं। एंड इसकी आपने 6 माह के बैंक स्टेटमेंट लगानी, यानी आपके कहने से नहीं, आपकी बैंक स्टेटमेंट के कहने से ये बात प्रूव होगी कि आपके पास पैसिव इनकम आ रही है। एंड इवन जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी जो इनकम है ये भी पैसिव इनकम में काउंट होती है। ठीक हो गया, तो ये पैसिव इनकम है। एंड ये कितनी होनी चाहिए? मिनिमम ये आपकी जो पैसिव इनकम है ये $705 में होनी चाहिए, यानी कि जो पाकिस्तानी लगभग 1,45,000 रुपये के लगभग है। ठीक है, इस वक्त के हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से इसका जो प्रोसेस है उसका तरीका, पाकिस्तान से आपने कैसे इसका प्रोसेस करवाना है, ये वीज़ा कैसे लगवाना है, आपने VSF ग्लोबल में चले जाना, वहाँ पर जाकर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको अप्लाई कर देना। आपने VSF ग्लोबल में जाकर अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। वहाँ पर जाकर आपकी डिजिटल फ़ोटोग्राफी होगी, आपकी बायोमेट्रिक होगी एंड आपका जो फॉर्म होगा उसको फिल कर दिया जाएगा। वो फॉर्म आपने एम्बेसी में जाकर जमा करवाना है। अब जब आप एम्बेसी में ये फॉर्म जमा करवाएंगे तो $90, यानी कि इस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18,000 पाकिस्तानी रुपये में ये फ़ीस है वीज़ा की, जो विज़िट वीज़ा है, जो फर्स्ट आपको 4 माह का मिलना है। तो उस पर आपने ये वहाँ पर जमा करवानी है फ़ीस। एंड नियर अबाउट 10-12 हज़ार जो है वो VSF की जो आपको सर्विसेज देंगे उनके चार्जेस हो जाएंगे। और जो इसका प्रोसेस होगा उसको मैक्सिमम 3 माह का टाइम होता है, यानी 3 माह के अंदर अंदर आपका विज़िट वीज़ा लग के आ जाता है, अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक लगाए हैं। और इस पर आपको 4 माह की एंट्री मिल जाती है। अब जब आपको 4 माह की एंट्री मिल जाती है तो फिर आपने पुर्तगाल चले जाना। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो फिर जो आपके फ़ंड्स होंगे वो आपने मतलब जो आपका मतलब असासे हैं वो आपने 1 साल के जो आपके फ़ंड्स हैं वो अपने जो पुर्तगाल में आपका बैंक है वहाँ पर आपने शिफ्ट कर लेने हैं, यानी कि वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेने, उस बैंक में रखवा लेने हैं, ताकि उनको पता हो कि ये बंदा यहाँ पर 1 साल रहने के लिए आया एंड इसके पास इतने फ़ंड्स है कि ये यहाँ पर कोई भी काम ना करे तो ईज़िली यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। तो उनको भी पता है कि ये यहाँ पर सर्वाइव करना है, इसने 1 साल के लिए हमारे पास रहना है, तो 1 साल के लिए आपके जो फ़ंड्स हैं तब वो फ़ंड्स आपने वहाँ पर शिफ्ट करवाने हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करवाने। एंड अगर आप वहाँ पर वो अगर आप वहाँ पर ये फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करवाते तो फिर 4 माह के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, बल्कि 4 माह के बाद आपको वापस आना पड़ेगा। और अगर आप ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो फिर आपने सैफ जो कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर भी आपने मतलब जो वहाँ पर सैफ पुर्तगाल की इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। तो आपका जो है आगे से प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड आपको आगे से 2 साल का वर्क परमिट 2 साल का स्टे मिल जाएगा। एंड आपको वहाँ पर अप्लाई करने से फिर 2 साल के लिए आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। एंड ये बात याद रखनी है कि अगर आप ये फ़ंड्स वहाँ पर जाकर ट्रांसफ़र नहीं करते तो फिर किसी भी सूरत जो है वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए जो अकाउंट आपने यहाँ पर ओपन करवाया था वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं, आप 2-3 माह के अंदर अंदर वो सारे जो फ़ंड्स हैं आप उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लें, ताकि आगे से आपको जो है वो वीज़े में 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाए। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये पैसिव इनकम अगर ये सही रिकॉर्ड शो करती है तो आपका वीज़ा लगेगा। एंड याद रखिएगा इसमें कोई भी गलत डॉक्यूमेंट ना लगाइएगा, बिकॉज़ जब आप यूरोप के लिए किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली जो शेंजन कंट्री होते हैं, तो उनमें जब अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगा लेते हैं तो वो फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ना सिर्फ एक कंट्री बल्कि 26 कंट्रीज़ के लिए ही आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। सो कोशिश करनी है आपने कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अगर नहीं है तो उन पर वर्क करें, उनको जेन्युइन बनाएं, तो इसके बाद आप अप्लाई करें। इसमें एक ही बैरियर है और वो बैरियर है पैसिव इनकम का। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि वीज़ा रिलेटेड मज़ीद अपडेटेड न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचती रहें। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।